नमस्कार, मैं हूं आपका हमजुमान संजीव चौहान, नई दिल्ली से स्टेट मिरर हिंदी के लिए। और हजारीबाग से हमारे साथ आज के खास मेहमान है भारत के पूर्व विदेश मंत्री और भारत के पूर्व वित्त मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के करीबी, नियरेस्ट डियरेस्ट, और उसके बाद बीजेपी और मोदी जी की आंख में कंकड़ की तरह चुभ रहे यशवंत सिन्हा। सिन्हा साहब, स्वागत है स्टेट मिरर हिंदी पर। धन्यवाद जी। सर, आप पहले थोड़ा सा नहीं बोल रहे थे, चलो चल रहा है, मोदी जी चला रहे हैं देश को, ये है, और तटस्थता है, विदेश नीति है, वो जाने अंतर्राष्ट्रीय मामलों को। लेकिन अब तो सब आज, जब 40 दिन बाद ईरान टकराने के बाद घुटनों पर ले आया अमेरिका को, इजराइल को, और हम तटस्थ बने रहे, खामोश रहे पूरे मामले में, और इस आपदा को अवसर में बदल गया हमारा जानी दुश्मन, जिसको हम कहते हैं अमेरिका का पिट्ठू, अमेरिका का गुलाम, अमेरिका की रोटियों पे टुकड़ों पे पलने वाला चीन का दोस्त, और भारत का दुश्मन पाकिस्तान, जिसको हम कोई वैल्यू नहीं देते हैं, जीरो है, लेकिन हमारे नाक में दम किए हुए वो जब से आजाद हुआ है, भारत से अलग हुआ है। आज सर, मोदी की और भारत की विदेश नीति क्या बिलबिला नहीं रही होगी? बहुत धन्यवाद। मुझे आपने कार्यक्रम में बुलाया, और सब आपके दर्शकों को नमस्कार। देखिए, भारत की विदेश नीति के बारे में आपने पूछा हमसे, तो विदेश नीति है कहाँ? मैं अगर 1 मिनट लेकर आपके समय का विदेश नीति के बारे में बताऊं, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि भारत की विदेश नीति बनना शुरू हो गई थी जब हम आजाद हुए ना 1947 में। उसके पहले से ही, उस समय जो लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ रही थी आजादी की, जिसमें लगभग सारे फ्रीडम फाइटर शामिल थे, तो उस समय से ही क्या भारत आजाद होगा, उसकी क्या पॉलिसी होगी, ये इस पर विचार विमर्श हो रहा था, और फिर एक सहमति बनी, और उसी पॉलिसी पर हम चले 1947 से लेके अभी 10 साल पहले तक, 12 साल पहले तक। सरकारें आई, सरकारें गईं, लेकिन हमारी विदेश नीति में एक जो कोर था, जिसको कहते हैं, जो एक सब्सटेंस था, वो कभी बदला नहीं। मैं बराबर इस बात को कहता हूं कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ने यह तय किया है कि भारत के संविधान में एक बेसिक स्ट्रक्चर है, उसी तरह भारत की विदेश नीति में भी एक बेसिक स्ट्रक्चर था। उसके अनुसार भारत की प्रतिष्ठा दुनिया भर में बढ़ी। हम नॉन अलाइंड, जो गुट निरपेक्ष देश थे, उनके हम नेता बने। हमारे साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ उस समय इजिप्ट से नासर थे, और युगोस्लाविया से टीटो थे। उस जमाने में ये तीनों नेता गुट निरपेक्ष देशों के नेता हुआ करते थे, और उनकी एक भूमिका होती थी अंतर्राष्ट्रीय मामलों में, और खास करके अगर कहीं लड़ाई झगड़ा होता था उसमें। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि 1950 में जब कोरिया का युद्ध खत्म हुआ, तो उसमें एक सुपरविजन करने के लिए एक कमिटी बनी फौज की, उसकी अध्यक्षता भारत कर रहा था। हमारी फौज जो है अभी भी यूएन पीस कीपिंग में हर जगह जाती है। क्यों जाती है? क्योंकि भारत की एक प्रतिष्ठा थी, जिसका आधार था हमारी विदेश नीति। पिछले 10 सालों में हमारी वह विदेश नीति जो राष्ट्रीय सहमति के आधार पर बनी थी, वो तार तार हो गई। मोदी जी ने उसकी धज्जियां उड़ा दी। शुरुआत कहां से हुई? मोदी जी जब 2014 में प्रधानमंत्री बने, तो उसी साल गुट निरपेक्ष देशों का एक सम्मेलन होना था। मोदी जी ने उस सम्मेलन में न स्वयं भाग लिया, न भारत का प्रतिनिधिमंडल भेजा। वो इतना घातक हुआ कि गुट निरपेक्ष आंदोलन जो था, नॉन अलाइंड मूवमेंट, वही समाप्त हो गया। अब उसकी कहीं कोई चर्चा नहीं करता है।
उन देशों की कहीं कोई भूमिका नहीं है। और उसका सबसे बड़ा प्रमाण हमको मिला अभी, जब हमारे पड़ोस में ईरान में अमेरिका और इजराइल ने मिलकर आक्रमण कर दिया और 40 दिन के बाद एक बहुत हल्का फुल्का, जिस पर कोई भरोसा नहीं कर सकता है, उस तरह का सीज फायर हुआ। और वो सीज फायर पाकिस्तान ने कराया। पाकिस्तान की विदेश नीति का कमाल ये है कि पाकिस्तान अमेरिका का भी दोस्त है। पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं, फील्ड मार्शल मुनीर, उनको ट्रंप बुलाते हैं, व्हाइट हाउस में लंच खिलाते हैं, उनसे सीधे बातचीत करते हैं फोन पर। और पाकिस्तान अब इस स्थिति में आ गया कि वो मध्यस्थता करके सीज फायर कराए अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में। हम टुकुर टुकुर देख रहे हैं। भारत की विदेश नीति जो है वो टुकुर टुकुर देख रही है और कुछ कर नहीं रही है। मोदी जी विश्वगुरु हैं, अपने को कहते हैं ना कि हम विश्वगुरु हैं। आपने हमें तो नहीं माना इस बात को, लेकिन वो स्वयं कहते हैं कि हम विश्वगुरु हैं। और विश्वगुरु होकर ये भूमिका उनकी कुछ नहीं। भारत के विदेश मंत्रालय से क्या बयान आया इस दरमियान? उन्होंने कहा नहीं, युद्ध समाप्त होना चाहिए, डायलॉग और डिप्लोमेसी होनी चाहिए। तो आप डिप्लोमेसी कीजिए ना कि डायलॉग हो। खाली कह देने से थोड़े हो जाएगा। आप कुछ दम दिखाइए, आप तीनों देशों के मित्र हैं, दम दिखाइए और करिए इसको। तो नहीं किया और पाकिस्तान बाजी मार ले गया। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम क्यों नहीं दम दिखा सके। हम दम इसलिए नहीं दिखा सके कि आपको याद होगा कि इस युद्ध के शुरू होने के 2 दिन पहले श्रीमान मोदी जी इजराइल गए। वहां मदरलैंड फादरलैंड की वहां ने बात की। उन्होंने गलबहियां लगाया नेतन्याहू को और दुनिया को दिखा दिया कि भारत इजराइल के साथ खड़ा है। और इजराइल के साथ खड़ा है मतलब अमेरिका के साथ खड़ा है। अमेरिका के जितने पिछलग्गू देश हैं उसमें हम शामिल हो गए। और उसके बाद जब अमेरिका और इजराइल ने आक्रमण किया ईरान पर, तो हम अपने मालिकों को कैसे नाराज कर सकते थे? वो हमारे मालिक है ना, तो हम मालिक को कैसे नाराज कर सकते थे? इसलिए हम खामोश रहे। हमने कुछ नहीं किया जो हमें करना चाहिए था। और हमको लगता है कि सबसे हमारे लिए जो अफसोस की बात है वो ये है कि हमारे बगल में एक टुच्चा सा देश है जिसका नाम है पाकिस्तान, जिसके बारे में सब लोग बोलते हैं कि फेल्ड स्टेट है, हम बोलते हैं टेररिस्ट स्टेट है, भारत को परेशान करने के लिए टेररिज्म वहां से आतंकवाद का एक्सपोर्ट करता है। वह देश आज अमेरिका, चीन और अन्य देशों के इतने निकट आ गया है कि सारे देश उससे कह रहे हैं कि भाई मध्यस्थता करो। और जो बातचीत शुरू होने वाली है 1-2 दिन में, वो कहाँ होगी? वो इस्लामाबाद में होगी, नई दिल्ली में नहीं होगी। तो ये हम इस मुकाम पर कैसे पहुंचे? हम इस मुकाम पर पहुंचे मोदी जी की फेल्ड असफल विदेश नीति के चलते। क्योंकि उन्होंने वो सारे जो ध्रुव थे, जो मापदंड थे, उसको छोड़कर ये दिखाना शुरू किया कि हम दुनिया के सारे देशों में आगे हैं, हम विश्वगुरु हैं, चाहे कोई हमारा चेला हो या नहीं हो। अभी अभी सर हमारे साथ स्टेट में हिंदी के साथ मेरे और आपके साथ जो सब्सक्राइबर्स व्यूवर्स जुड़े हैं स्टेट में हिंदी पे, मैं उनको बताना चाहूंगा नई दिल्ली से मैं हूं आपके साथ आपका हमजवान संजीव चौहान, और सैकड़ों मील दूर हजारीबाग से इस वक्त स्टेट मेयर पर मौजूद हैं ईरान इजराइल युद्ध के मुद्दे पर बात करने के लिए भारत के पूर्व विदेश मंत्री, वित्त मंत्री, अटल बिहारी वाजपेयी के सबसे विश्वास पात्र दबंग मंत्री और राजनीतिक यशवंत सिन्हा साहब। सिन्हा साहब,
40 घंटे पहले मोदी जी इजराइल में थे और 40 घंटे बाद इजराइल अमेरिका ने मिलकर ईरान को घेर लिया जंग में। और मैं 40 की बात कर रहा हूं। और 40 दिन तक उसके बाद ईरान अपने बलबूते पे डटा रहा और घुटनों ले आया अमेरिका को, ट्रंप को, इजराइल को, कि हम अकेले बेशक हैं लेकिन मूक नहीं बन के झेल सकते तुमको, हम मार खाएंगे तो मारेंगे भी। लेकिन जो आपने कहा कि भारत विश्व गुरु है, मोदी जी कहते हैं हम विश्व गुरु हैं, इस विश्व गुरु पे तो सर टैरिफ भी 150% ठोक दिया जाता है, सबसे ज्यादा दुनिया में, और ये विश्व गुरु कुछ नहीं हुआ। अब हम तटस्थ रहे, खामोश रहे, ये हमारी विदेश नीति थी। हमारा दुश्मन जो बिल्कुल हम जिसे कोई वैल्यू नहीं देते, सिर्फ आतंकवादी देश कहते हैं, वो चाइना के कंधे पे बैठ के समझौता करा रहा है सर, इतनी बड़ी जंग का जिसमें दुनिया हिल गई, कयामत की रात टलवा देता है वो। सर सवाल ये, हमारी आने वाली जो भारत की पीढ़ियां हैं, जो भारत की फौज है, जो भारत की विदेश और कूटनीति है, क्या सर एक छोटे से उस पाकिस्तान ने जो आपका जानी दुश्मन है 70-72 साल से, उसने आपको, आपके ऊपर काला कपड़ा नहीं फेंक दिया है शोक का कि तुम अपने घर में बैठ के अपनी छत पे तालियां बजाते रहो, कूटनीति की, अपनी विदेश नीति की तारीफ खुद करते रहो गाल बजा के, और हम दुनिया की नजरों में चमक जाएंगे। और सर हो गया है, हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। एक विदेश मंत्री होने के नाते सर क्या आपका दिल कहीं दुख रहा है ये दुर्गति देखते हुए भारत की? बिल्कुल, मुझे बहुत वेदना महसूस हो रही है आज के दिन, क्योंकि मैंने उन दिनों को भी देखा है, एक ब्यूरोक्रेट के नाते और एक राजनेता के नाते उन दिनों को भी देखा है जब भारत की तूती बोलती थी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तूती बोलती थी। अटल बिहारी वाजपेयी जब कहीं जाते थे, मैं उनके साथ जाता था, तो दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण जो मेज होता था जिसमें विश्व के सारे बड़े नेता बैठते थे, उस मेज पर अटल बिहारी वाजपेयी बैठते थे। हम लोगों की साख इतनी थी, चौहान साहब, इतनी साख थी कि मैं विदेश मंत्री के रूप में अमेरिका गया तो पहली बार भारत के इतिहास में यह घटना घटी कि एक विदेश मंत्री को, उस समय राष्ट्रपति बुश थे वहां पर, उन्होंने मुझे निमंत्रण दिया कि उनसे मैं जाकर व्हाइट हाउस में मिलूं। मैं पहला विदेश मंत्री था जो अपनी औकात में अमेरिका के राष्ट्रपति के निमंत्रण पर व्हाइट हाउस गया और वहां पर जाके मैंने उनसे चर्चा की। आज उस घटना के बाद आज तक मोदी जी का तो डंका बज रहा है विश्व में, लेकिन किसी विदेश मंत्री को उसके बाद से ये निमंत्रण नहीं मिला है, क्योंकि ये डंका नहीं, ये ढकोसला है। अटल बिहारी वाजपेयी, आपको याद होगा, जैसे इंदिरा गांधी ने किया था 1971 में, कारगिल युद्ध के समय राष्ट्रपति क्लिंटन ने, नवाज शरीफ भागे भागे वॉशिंगटन गए थे, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, और क्लिंटन ने फोन किया वाजपेयी जी को कि आप भी वॉशिंगटन आ जाइए तो मिल बैठकर हम लोग शांति की बात कर लेंगे। अटल जी ने मना कर दिया। तो किसी भी दल का प्रधानमंत्री हो भारत का, उन सब ने ये ताकत दिखाई कि अमेरिका के सामने नहीं झुकेंगे, दुनिया के किसी देश के सामने नहीं झुकेंगे, इतना बड़ा देश हमारा, हम इसकी इज्जत की रक्षा करेंगे, इसके प्रतिष्ठा को बनाए रखेंगे। और आज क्या हो गया? आज हुआ क्या? हम तो पहले दौड़े दौड़े जाते थे वॉशिंगटन, हमारे प्रधानमंत्री जी, उसके बीच में पता नहीं क्या खटपट हुआ दोनों के बीच में कि माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप कहने वाले मोदी जी अचानक ट्रंप से भागने लगे, और ट्रंप जहां किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल होने के लिए आता था तो मोदी जी वहां नहीं जाते थे, इस डर से कि पता नहीं ट्रंप क्या बोल देगा। तो हम झुके भी, डरे भी, सब कुछ हुआ, हमने अपनी प्रतिष्ठा खोई, मान सम्मान खोया। और सबसे इसमें जो हमारे लिए तकलीफ की बात है वो ये है कि जहां हम फेल हुए वहां हमारा जो बदमाश पड़ोसी है, दुश्मन पड़ोसी है पाकिस्तान, वो सफल हो गया।
हाँ तो सर ठीक है, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, और जब अपना पैसा खोटा नहीं तो परखने वाले का दोष क्या। दोष हम में है, हम ना गिनाएं। हम अपने को ढक के बिल्ली की तरह कि मुंह अंदर दे दिया चादर में और हम समझ रहे हैं पूरे सुरक्षित, हम किसी को दिखाई नहीं दे रहे हैं सर। हमारी हालत इस वक्त है विश्व गुरु को जो हम राग अलाप रहे हैं। लेकिन सर एक बात है, जंग भले ही ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच रही हो इन 40 दिनों, खूनी जंग, भयानक जंग, ये हो जाएगा वो हो, कुछ नहीं पता था क्या होगा। चीज फायर भी अचानक हो गया। लेकिन सर इसमें जंग भले ही उन 3 देशों ने लड़ी हो, लेकिन बाजी जो मारी वो सर चीन, पाकिस्तान और रूस, तीनों ने मारी सर। रूस ने गैस बेची खूब दबा के, इस आपदा को अवसर बना के। जिस पाकिस्तान को हम जीरो समझ रहे थे वो निकल के आया मिसाइल की तरह, अचानक रातों रात समझौता करा दिया। और जिस चीन को हम कहते थे हमारी सेना के सामने चीन की औकात नहीं है, उस चीन ने जो भारत की नजरों में अमेरिका का दुश्मन है। मोदी जी पिछली साल एक सम्मेलन में संबंधों को प्रगाढ़ मजबूत बनाने के लिए चीन गए थे, और उसी चीन में मोदी जी पुतिन के साथ हाथ में हाथ डाल के बता रहे थे अमेरिका को कि चीन हमारे साथ है। उस चीन ने भी सर पाकिस्तान को आगे गोद में बिठा के इस समझौते में शामिल करके बता दिया अमेरिका को कि चिंता मत करिए, भारत होगा जहां होगा, लेकिन पाकिस्तान और चीन आपके साथ है। मतलब सबने सर इस आपदा को अवसर बना लिया, अमेरिका नहीं बनाया। भारत चूक गया सर, इसके लिए सर किसी को हम दोष नहीं देंगे। लेकिन सर सिर्फ विदेश नीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, सर सवाल यह है कि क्या ये एक ऐसी सुरंग नहीं खोदी गई है हमने अपने ही देश में, जो हमारे दुश्मन उसमें अब ताक झांक करेंगे। अरे जब हम अंतर्राष्ट्रीय पटल पे इतनी बड़ी घटना में नहीं बोल पाए तो कब बोलेंगे और क्यों बोलेंगे फिर? और उस बोलने का सर क्या कोई मायने होगा, या सिर्फ राजनीति, सत्ता और कुर्सी, ये सब नजर आएगा, ये बिकेगा और ये खरीदा जाएगा सर? बिल्कुल, राजनीति भी पूरी राजनीति नहीं है, आंशिक राजनीति। राजनीति आज भारत में क्या है कि हम चुनाव कैसे जीते। इतनी भयानक ललक जो है कि हमको हर चुनाव को जीतना है। देश का चुनाव होगा उसको जीतना है, राज्यों का चुनाव होगा उसको जीतना है, हर राज्य के चुनाव को जीतना है, नगर निगम का चुनाव है उसको जीतना है, पंचायत का चुनाव है उसको जीतना है। चारों तरफ मोदी जी को छा जाना है। किस बात के लिए? सवाल यह है कि आप किस बात के लिए चाहते हैं कि हम पूरी तरह छा जाए हर चुनाव जीतकर? अभी विश्व में इतनी बड़ी घटना घटी ना, मोदी जी क्या कर रहे थे? मोदी जी राज्यों में चुनाव प्रचार कर रहे थे। उनका टाइम जा रहा था चुनाव प्रचार में, ऑपोजिशन को, विरोधी पार्टियों को कोसने में। तो फुर्सत कहाँ है चुनाव से मोदी जी को कि वो इन सब मामलों के ऊपर बैठकर ठंडे दिमाग से विचार करें और उसके बाद सर्वदलीय बैठक बुलाएं, सर्वदलीय बैठक में विचार विमर्श हो और उसके बाद एक नीति तय हो, उस नीति के आधार पर हम आगे काम करें। ऐसा तो कुछ नहीं। सर आप विदेश मंत्री और वित्त मंत्री होने के नाते और कद्दावर नेता होने के नाते बीजेपी के, आपने सर रग रग झांकी है, देखी है, जी है भी राजनीति की। आपसे सर ये सवाल का जवाब की उम्मीद मैं करता हूं। मान लीजिए मोदी जी जबरदस्ती अपना डटे हुए हैं, सत्ता सबको चाहिए, मुझे भी चाहिए, आपको भी चाहिए, कुर्सी चाहिए, सिंहासन चाहिए, पावर चाहिए, पैसा चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है सर, अब सॉरी आपको नहीं चाहिए। लेकिन सर हर आदमी का लार यहीं टपका रहा है। सवाल ये सर, देश को दांव पे लगा के अगर सिंहासन मांग रहे हैं तो सर जब देश नहीं रहेगा तो सिंहासन भी नहीं बचेगा। ये क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि मति भ्रम है? बिल्कुल, मैं तो आपसे कहता हूं कि सिंहासन मिले लेकिन देश की प्रतिष्ठा चली जाए तो फिर उस सिंहासन का मतलब क्या हुआ? आज भारत की प्रतिष्ठा ही न दांव पर लगी हुई है। हमारी जहां असफलता रही है उसके चलते हमारी प्रतिष्ठा गई, हमने गंवाई है। तो हमने क्यों, हम इस पचड़े में क्यों पड़े? इसलिए पड़े कि हमने गुलामी की। जो स्वतंत्र भारत था उसको हमने गुलाम भारत बना दिया, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री कुछ देशों की गुलामी करने लगे और मुख्य रूप से अमेरिका की गुलामी करने लगे। आज भारत की विदेश नीति वॉशिंगटन में बनती है, नई दिल्ली में नहीं बनती है, और मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ इस बात को कह रहा हूं। सर क्या आप ये कह सकते हैं
कि भारत की सत्ता की जो चाबी है वो अमेरिका की जेब में है, ट्रंप की मौजूदा समय में, और ताला भारत पे लगा हुआ है, दरवाजा भारत का है, कुंडी भारत की है, और ताला जो लटक रहा है वो अमेरिका पहुंच चुका है। क्या मुझे सर? कहने की जरूरत नहीं है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ट्रंप ने ही कह दिया इस बात को। ट्रंप ने कहा ना कि हम जब चाहें तो मोदी को सत्ता से बाहर करवा सकते हैं, लेकिन हम करवाएंगे नहीं ऐसा, या करेंगे नहीं ऐसा। ये तो ट्रंप का ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है जिसको मोदी जी ने चैलेंज नहीं किया, भारत ने उसको चैलेंज नहीं किया। तो हम क्या माने? हम यही ना मानेंगे कि मोदी जी की सत्ता की चाबी ट्रंप के हाथ में आज के दिन है। अगर वो चाबी घुमा दे तो मोदी जी कहीं के नहीं रहेंगे। यानी कि सर जो भी है मैं मानता हूं बोलिए बोलिए। कि मैं मानता हूं कि भारत इतनी कमजोर स्थिति में कभी पहले नहीं था। 6-6 महीने का प्रधानमंत्री हुए हैं, लेकिन किसी प्रधानमंत्री ने, मैंने चंद्रशेखर जी के साथ काम किया, उनकी जन्म शती 17 अप्रैल को आ रही है, लेकिन उन्होंने भी डट कर मुकाबला किया। लेकिन हम लोग तो आज प्रधानमंत्री, विश्वगुरु सब कुछ है, और सब कुछ होने के बाद कुछ भी नहीं है। इसमें सिन्हा साहब एक चीज सवाल आपसे फिर, क्योंकि आपसे ज्यादा कद्दावर, जिम्मेदार और विदेश मंत्री इस टाइम आज कोई बोल भी नहीं रहा सर। बहुत मतलब गंभीर बात है ये, इंटरेस्टिंग नहीं कहूंगा इसको, ये शब्द इस्तेमाल नहीं किया मैंने। गंभीर बात यह है कि भारत का कोई भी विदेश मंत्री पूर्व इस वक्त ये कड़वी सच्चाई नहीं बोल रहा है कि भारत की खामोशी किस तरीके से खलेगी आने वाली हमारी भारत की ही पीढ़ियों के लिए, अंतर्राष्ट्रीय विदेश और कूटनीति और जियो पॉलिटिक्स की नजर से। लेकिन सर आप बोलते हैं इसलिए हम आपसे बात भी करते हैं। सर सवाल ये पैदा होता है कि कहते हैं लोकतंत्र में बहुत दम होती है, हमारा लोकतंत्र क्या सर कमजोर हो गया है इस हुकूमत में? हमारा लोकतंत्र रो रहा है, सिसक रहा है, क्या लोकतंत्र सब परिवर्तन करने की हैसियत नहीं रखता है? एक सवाल। दूसरा सर इसी के संग राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आरएसएस, जिसको कहते हैं कि उसके पास बीजेपी की ताला और चाबी दोनों होते हैं, वो सर खामोश क्यों है? वो तो देश के हित के लिए लड़ाई लड़ता है। वो तो दुनिया में ये कहा जाता है उससे बड़ा हिंदू संगठन कोई नहीं है, उससे ज्यादा ताकतवर हिंदुस्तान को बचाने की कोई और पावर नहीं है। दो सवाल एक साथ हैं सर। अच्छा, आरएसएस पर आने के पहले मैं आपके पहले प्रश्न का जवाब दे दूं। सर मैं भूल भी गया, पहला प्रश्न क्या था आपका? पहला प्रश्न था कोई भी विदेश मंत्री नहीं बोल रहा है, दूसरे लोकतंत्र क्या सिसक रहा है? लोकतंत्र तो सब दुनिया बदल देता है, इधर उधर कर देता है। हम बहुत बड़े लोकतंत्र हैं, हम क्यों सिसक रहा है? हमारा लोकतंत्र क्यों खामोश है? बहुत इसका आसान उत्तर है। आसान उत्तर ये है कि हमारे लोकतंत्र के अनुसार आज जो सत्तारूढ़ पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसके सबसे कद्दावर नेता जो हैं श्रीमान मोदी जी, उनका एक ही उद्देश्य है कि हम सब चुनाव जीतें। देश का कितना नुकसान हो रहा है, क्या हो रहा है, उसकी चिंता नहीं उनको। उनको चिंता है कि हम हर चुनाव कैसे जीतें, और उसके लिए वो साम दाम दंड भेद मार पीट उठा पटक बेईमानी जो कुछ करना है वो करने को तैयार है। भारत के प्रजातंत्र की सिसकी के बारे में आपने बात की। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है कि आज हमारा निकम्मा चुनाव आयोग जो है वो बीजेपी का दफ्तर बना हुआ है, और चुनाव आयोग और खास करके मुख्य चुनाव आयुक्त महोदय जिस तरह का आचरण कर रहे हैं, क्या वो किसी संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को शोभा देती है? तो मोदी जी ने क्या किया? मोदी जी ने सारे जो जितनी संस्थाएं हैं प्रजातंत्र की, एक एक करके उनके ऊपर कब्जा कर लिया। मैं तो ये भी कहूंगा कि हमारा सुप्रीम कोर्ट भी कमजोर पड़ गया, और वहां पर जहां उसको मजबूती के साथ हस्तक्षेप करना चाहिए वहां पर हस्तक्षेप नहीं हो रहा है। पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहा है ना, और पता नहीं कितने लाख वोटर्स काट दिए गए। लाखों में जो लोग पहले वोट करते थे उनका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया।
और जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक वो एक खास समुदाय के लोग हैं जिनका नाम काटा जा रहा है लाखों की संख्या में। तो हम कहते थे कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, चाहे संविधान इसकी मान्यता देता हो या नहीं। हम जो अल्पसंख्यक हैं, मुस्लिम हैं, उनको हम डिसएनफ्रेंचाइज कर देंगे, उनके वोट का अधिकार हम ले लेंगे। इसकी शुरुआत तो हम देख रहे हैं, पश्चिम बंगाल में हो गई। उनको डिसएनफ्रेंचाइज हमने कर दिया, वोटर लिस्ट से नाम गायब कर दिया। तो भारत का प्रजातंत्र इसकी नहीं ले रहा है। भारत के प्रजातंत्र के ऊपर इतना घातक हमला हो रहा है इस रजीम में कि अगर ये देश जागा नहीं, जनता जागी नहीं, तो फिर हम याद करेंगे प्रजातंत्र को कि कभी भारत में प्रजातंत्र होता था। ये सर आरएसएस और बीजेपी की बात मैं कर रहा था। समय हमारे पास 2 मिनट का रहेगा बच्चा। आरएसएस के बारे में आपने कहा, मैंने आरएसएस को नजदीक से देखा है। मैं बहुत कोई विशेष टिप्पणी उस पर नहीं करना चाहता हूं, लेकिन वो लोग आराम से रह रहे हैं, इज्जत है, पानी है, सब कुछ है, उसमें क्यों खलल पड़े? वो नहीं चाहते हैं कि उनको जो स्थान आज के दिन मिल गया है इस सरकार की बदौलत, जो आराम की जिंदगी वो काट रहे हैं। कितनी बड़ी बिल्डिंग बन गई आरएसएस की, कितनी बड़ी बिल्डिंग दिल्ली में बन गई आरएसएस हेडक्वार्टर्स की। एक जमाना था हम लोग भी उसमें जाते थे, दरी पर बैठते थे, बातचीत होती थी। आज तो 5 स्टार है सब कुछ। तो जो 5 स्टार हो गया तो फिर वो क्यों चाहेगा कि किसी प्रकार खलल पड़े उसमें? सर एक अंतिम सवाल चलते चलते ये है, बहुत छोटा, हमारे पास 30 सेकंड बचे हैं, कि क्या सर भारत के पास इस वक्त बीजेपी और मोदी का केंद्र में सब्स्टिट्यूट नहीं है सत्ता बदलने के लिए, सिंहासन हिलाने के लिए, इसलिए मोदी और बीजेपी को निभाना, उसके साथ रहना मजबूरी है? 30 सेकंड है सर हमारे पास। हाँ बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा, मजबूरी में हमको झेलना पड़ रहा है। और जब तक जनता नहीं जागेगी, ये हम कह सकते हैं कि ये विपक्षी दलों से नहीं होगा। इसमें अगर हमको आमूलचूल परिवर्तन करना है तो कोई जन आंदोलन होगा, तभी ये संभव है। भारत की जनता में मुझे आज के दिन भी पूरा विश्वास है और मैं मानता हूं कि वो जन आंदोलन होगा और ये लोग जो अभी सत्ता में बैठे हैं उनको सत्ता से नीचे उतरना पड़ेगा। शुक्रिया यशवंत सिन्हा साहब। तो ये थे हमारे साथ भारत के वित्त मंत्री, पूर्व विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा साहब, जो बात कर रहे हैं स्टेटमेंट हिंदी से संजीव चौहान से, कि आखिर देश जा कहां रहा है। सिर्फ ये तटस्थता नहीं है, ये सिर्फ खामोशी नहीं है अंतर्राष्ट्रीय विदेश नीति को लेकर, ये तबाही का एक इशारा है। सतर्क हो जाइए, देश की जनता के लिए ये एक इशारा है, वो समझ जाए कि उसे क्या करना है। राजनीति से दूर हटके देश के बारे में देश की जनता सबसे ज्यादा सोच सकती है। शुक्रिया यशवंत सिन्हा साहब, संजीव चौहान से स्टेटमेंट के लिए बात करने के लिए।